नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीज फायर ऐसा लग रहा है जैसे होता दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी बदल सकता है। 7 बजे कल सुबह से हमास शायद 13 महिलाओं को पहले छोड़ेगा, फिर उसके बाद बात होगी बच्चों की। लेकिन क्या यह ऐसा ही होगा? क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है। कल इसी शो में, इसी जगह पर, इसी समय पर मैंने आपसे कहा था कि सीज फायर हो रहा है 10 बजे से। आज कह रहे हैं 7 बजे से। रात में बहुत कुछ हो सकता है। चिंताजनक बात यह है कि अल शिफा अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनको बकायदा हिरासत में ले लिया गया है। वहां पर टनल, वहां पर हथियार, वहां पर बहुत कुछ मिला है। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भीषण लड़ाई ब्रेक करी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल से हमलों के बीच लेबनान में ईरान के विदेश मंत्री। बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह से मिले। दोनों के बीच गाजा और लेबनान के हालात पर चर्चा हुई। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, बंधक की रिहाई पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी खबर। हमास बंधकों को मिस्र को सौंपना चाहता है। रिपोर्ट, इजराइल का रेड क्रॉस के जरिए बंधकों की रिहाई पर जोर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है मिस्र को 10 बंधकों की लिस्ट सौंपे जाने की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में की पूजा। ब्रज रज महोत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल। मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया। 25 तारीख को 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राजसमंद की रैली में बोले पीएम, 25 नवंबर को कांग्रेस की विदाई का बटन दबने वाला है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर कारण बताओ नोटिस। चुनाव आयोग ने 25 नवंबर तक मांगा है जवाब। और एक्टर प्रकाश राज को ईडी ने भेजा समन। जो खबर आ रही है, चेन्नई में 10 दिन के अंदर पेश होने के लिए कहा गया है। गोल्ड पॉन्जी स्कीम केस में प्रकाश राज से होगी पूछताछ। डीप फेक के खतरों पर गूगल का बयान। जोखिमों को दूर करने की कोशिश जारी है। गूगल ने कहा बैठक में एआई की सुरक्षा पर सरकार के प्रयास की सराहना की। और राजौरी एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत कुल 5 जवान शहीद हो गए। मारा गया एक आतंकी ट्रेंड स्नाइपर था, यह बताया जा रहा है। इन सभी खबरों के बीच में आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, कर्टन रेजर में आज हमारे पास कौन कौन सी खबरें हैं, आपको यह बताना जरूरी है। पहली खबर, गाजा में लोगों को युद्ध विराम की आस। आज की बड़ी खबर हम आपको जो दिखाने वाले हैं। लेकिन बदले में इजराइल वहां सर्वनाश कैसे कर रहा है, गाजा में कयामत की रात हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर जो हमारे सामने, हमास के बाद हिजबुल्लाह अब इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल लेबनान में भीषण हमले कर रहा है। हमारे पास वहां से ग्राउंड रिपोर्ट है। तीसरी खबर, क्या ईरान समर्थित गुट अमेरिका का टेस्ट ले रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका भी जंग शुरू कर सकता है? चौथी खबर, नेतन्याहू ने हमास नेताओं का डेथ वारंट जारी कर दिया। नेतन्याहू ने इसका जिम्मा अपनी किस किलिंग मशीन को सौंपा है? और पांचवी खबर, क्या सीज फायर सच में होगा या ये इजराइल हमास दोनों की कोई छल है? खुलासा हम करेंगे। इन सभी खबरों के बीच में आज अब से थोड़ी देर के अंदर जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आइए वो देखते हैं। कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स। लेकिन गाजा में सीज फायर को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल होना, आई थिंक होपिंग अगेंस्ट द होप है, क्योंकि हालात चिंताजनक हैं। गाजा में पिछले 24 घंटे में जो अटैक किए गए हैं वो अप्रत्याशित हैं। तो क्या चाहता है इजराइल? थोड़ी देर पहले खबर आई है कि इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम कल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे, यानी कि वहां के टाइम के अनुसार सुबह 7 बजे होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 बंधक शाम 4 बजे तक छोड़े जाएंगे। नेतन्याहू के ऑफिस ने लिस्ट मिलने की बात कंफर्म की है, लेकिन इसमें अभी कई पेच हैं। हम आपको ऐसी 5 बजे बताएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या हमास और इजराइल दोनों सीज फायर चाहते हैं? आगे फिक्र आपकी में इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन पहले 5 फ्रंट दिखाते हैं जो सीज फायर की अटकलों के बीच जबरदस्त तरीके से सुलग रहे। यह देखिए, अगर सीज फायर मकसद है तो इजराइल ने गाजा पर 24 घंटे में 300 ठिकानों पर बमबारी क्यों की?
अगर सीज फायर मकसद है तो लेबनान से इजराइल का कथित युद्ध क्यों शुरू हो गया है? अगर सीज फायर मकसद है तो मिडिल ईस्ट में हूथी और इजराइल की मिसाइल जंग क्यों देखने को मिल रही है? अगर सीज फायर मकसद है तो इराक के मोसूल में अमेरिकी काफिले पर विस्फोटक हमला क्यों हुआ? अगर सीज फायर मकसद है तो नेतन्याहू ने हमास के सभी टॉप लीडर्स के खत्म करने की जिम्मेदारी क्यों मोसाद को सौंप दी? और अगर सीज फायर मकसद है तो क्यों सीरिया के अंदर घुसकर बम्बार्डमेंट किया इजराइल ने? वॉर फ्रंट से ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनसे युद्ध विराम समझौता ना होने की आशंका ज्यादा है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 48वें दिन की वॉर रिपोर्ट और तबाही का मंजर, बर्बादी, तबाही, मातम और कभी ना भूलने वाला जख्म। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम गिराकर मलबे में तब्दील किया। गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी। विस्फोट में शिविर का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के कई रिहायशी इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट से किया भीषण हमला। हर तरफ मची तबाही। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप और पास के इलाके को इजरायली फोर्स ने उड़ाया। जवाब में आर्मी के बुलडोजर को निशाना बनाकर हमला। इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण लड़ाई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। बॉर्डर पर आईडीएफ की पोस्ट पर भी पलटवार। आईडीएफ का दावा, लेबनान की तरफ से इजराइल पर 50 रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं। हिजबुल्लाह ने 48 रॉकेट दागने का दावा किया। इजराइल से भीषण जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के विदेश मंत्री हिजबुल्लाह के नेता से मिले। गाजा और लेबनान के हालात पर चर्चा। राफा के रिहायशी इलाकों में कई घरों पर इजराइल के फाइटर जेट ने किया हमला। अटैक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। सीरिया के कोनिको ऑयल फील्ड में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने मिसाइल से किया टारगेट। सेंट्रल गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रेस्ट हाउस को निशाना बनाया। समंदर किनारे बना घर तबाह हुआ। सोचिए, समझिए, क्या सीज फायर जुबानी जमा खर्च है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वजूद में है ही नहीं। वरना सोच कर देखिए, ऐसे माहौल में इजराइल गाजा में नरमी बरतता, रहम करता, लेकिन बीते 24 घंटे में यहां उसकी सेना ने विनाश ला दिया। 15 शहरों के 300 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि गाजा में हर तरफ कोहराम मच गया। दुनिया समझ रही है कि हमास इजराइल में सीज फायर होने वाला है, और गाजा का दर्द यह है कि यहां दिन रात आसमान से कयामत बरस रही है। जब हमास इजराइल में सीज फायर होने की अटकलें जोरों पर हैं, तब इजराइल ने गाजा पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बेहिसाब बमबारी की। तबाही ऐसी मचाई कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक गाजा की धरती कांप उठी। कहा जा रहा है कि इजराइल ने बीते 24 घंटे में 15 शहरों पर हवाई हमले किए। आधे घंटे तक लगातार इजराइल के फाइटर जेट बम बरसाते रहे। उत्तरी गाजा में बेत लाहिया, बेत हेनोन, अटातरा, जबालिया और जायतून। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस, अल फुखारी, अल करारा, अल जरारा और सेंट्रल गाजा के नुसीरत कैंप को टारगेट किया। इस दौरान हमास के 300 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। सोचिए, क्या ये सीज फायर होने जैसे हालात दिख रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजराइल का एक ही लक्ष्य है, हमास का विनाश किसी भी कीमत पर। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्राउंड फोर्स भी जमीन पर तबाही मचा रही है। आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के शेख जायद सेंटर पर अटैक किया। उत्तरी ब्रिगेड मुख्यालय को तहस नहस किया। आईडीएफ की एक और अगूज यूनिट किस तरह भीषण फायरिंग कर रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। दावा यही है कि उसके टारगेट पर भी हमास के लड़ाके हैं, ठिकाने हैं और उनके निशान मिटाए जा रहे हैं। उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान आईडीएफ ने हमास के कमांड सेंटर, टनल, वेपन डिपो, वेपन मैन्युफैक्चरिंग साइट,
एंटी टैंक मिसाइल पोजीशन, शरणार्थी शिविर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए। इन हमलों का खामियाजा गाजा के आम नागरिक, आम फिलिस्तीनी कैसे भुगत रहे हैं, उसकी दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन इजरायली हमलों से बेहिसाब मौतें हो रही हैं। खान यूनिस में बुलडोजर को मंगाया गया, उसने सामूहिक कब्रें खोदी और फिर इसमें 100 से ज्यादा शव दफनाए गए। सवाल यह है कि क्या इसके लिए हमास जिम्मेदार नहीं है? हमास भी उतना ही गुनहगार है और भरोसा जीतने के लिए वो इजरायली सेना पर हमले भी लगातार कर रहा है। मोर्टार से आईडीएफ के काफिले को टारगेट करने का ये वीडियो असल में संदेश देने की कोशिश है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सवाल है कितने दिनों तक। मंगलवार की शाम से सीजफायर को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन मंगलवार की रात से ही गाजा पर हमले बेसाब हो रहे हैं। फिलिस्तीन सरकार का दावा है कि गाजा के अलग अलग शहरों पर हो रहे हमलों में बीते 3 दिन में ही करीब 400 लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए कि दुनिया मानकर चल रही है कि सीजफायर बस होने ही वाला है, क्या इसे युद्ध विराम से पहले का माहौल मान सकते हैं? उल्टे इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग तेज कर दी है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच इस दौरान भीषण युद्ध हुआ है। हमारी इस रिपोर्ट में मिडल ईस्ट में सीजफायर वाली तमाम कोशिशों की धज्जियां उड़ी। सीजफायर की बातचीत हमास के साथ चल रही है। हिजबुल्ला ने एक दिन पहले कहा कि वो भी इस समझौते में खुद को शामिल मानता है। वो इसे कबूल करते हुए इजराइल पर 4 दिन तक हमले नहीं करेगा, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हिजबुल्ला चाहता है कि लेबनान फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो। इसीलिए उसने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ 50 रॉकेट हमले किए, एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार से अटैक किए। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 35 को मार गिराया। इसके बाद इजराइल की मिसाइलें लेबनान के अंदर बरसी, हिजबुल्ला के ठिकानों पर तबाही मचा दी। जानकार मानते हैं कि इस मोर्चे पर लड़ाई सीज फायर की सुगबुगाहट के बीच तेज हुई है। एक दिन पहले भी हिजबुल्ला ने आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया था, हालांकि तब भी इजरायली फोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, उससे हिजबुल्ला में कोहराम मच गया। हिजबुल्ला की मिलिट्री साइट को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्ला के टॉप लीडर मोहम्मद रात के बेटे अब्बास रात समेत 5 कमांडर मारे गए। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यह पिन पॉइंट अटैक लेबनान बॉर्डर से लगे हुए बेत याहून इलाके में किया था। इससे पता चलता है कि सीजफायर को लेकर मिडिल ईस्ट में सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि हमास के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ अपने एक और गुट को तेजी से एक्टिव कर चुका है। वरना खुद सोचिए, इजराइल के विदेश मंत्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चेतावनी क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्ला को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री को यह वार्निंग क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्ला से मुकाबले के लिए इजराइल तैयार है और गाजा के बाद अगला नंबर लेबनान का है, यानी इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके संकेत ऐसे भी मिले हैं कि हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा हुई और जानकार मानते हैं कि इसके बाद हिजबुल्ला इजराइल पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकता है। लेबनान में इजराइल ने एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नुकसान हिजबुल्ला को नहीं बल्कि हमास को हुआ है। असल में लेबनान में हमास का कमांडर खलील अल खरज छिपा था। वो हमास की लेबनानी ब्रांच का कमांडर था। इजराइल ने उसकी टारगेट किलिंग की। इजराइल कह चुका है कि अगला नंबर लेबनान का है और वहां हमास और हिजबुल्ला दोनों निशाने पर हैं। इजराइल अब इस मिशन पर आगे बढ़ रहा है और वो लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हमले कर रहा है। मकसद यही है, हमास समर्थित जो भी संगठन या देश जहां भी हैं, वो अब सब इजराइल के टारगेट पर। सीजफायर की बातचीत हमास के साथ चल रही है। हिजबुल्ला ने एक दिन पहले कहा कि वो भी इस समझौते में खुद को शामिल मानता है। वो इसे कबूल करते हुए इजराइल पर 4 दिन तक हमले नहीं करेगा, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हिजबुल्ला चाहता है कि लेबनान फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो। इसीलिए उसने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ 50 रॉकेट हमले किए, एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार से अटैक किए। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 35 को मार गिराया। इसके बाद इजराइल की मिसाइलें लेबनान के अंदर बरसी, हिजबुल्ला के ठिकानों पर तबाही मचा दी। जानकार मानते हैं कि इस मोर्चे पर लड़ाई सीज फायर की सुगबुगाहट के बीच तेज हुई है। एक दिन पहले भी हिजबुल्ला ने आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया था, हालांकि तब भी इजरायली फोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, उससे हिजबुल्ला में कोहराम मच गया। हिजबुल्ला की मिलिट्री साइट को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्ला के टॉप लीडर
मोहम्मद रात के बेटे अब्बास रात समेत 5 कमांडर मारे गए। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका थर्रा उठा। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ये पिन पॉइंट अटैक लेबनान बॉर्डर से लगे हुए बेत याहून इलाके में किया था। इससे पता चलता है कि सीजफायर को लेकर मिडिल ईस्ट में सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि हमास के बाद ईरान इजरायल के खिलाफ अपने एक और गुट को तेजी से एक्टिव कर चुका है। वरना खुद सोचिए, इजरायल के विदेश मंत्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चेतावनी क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री को यह वार्निंग क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए इजरायल तैयार है और गाजा के बाद अगला नंबर लेबनान का है। यानी इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके संकेत ऐसे भी मिले हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान इजरायल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा हुई और जानकार मानते हैं कि इसके बाद हिजबुल्लाह इजरायल पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकता है। इजरायल सिर्फ हमास से जंग नहीं लड़ रहा है, वो लेबनान से युद्ध लड़ रहा है, वो सीरिया में अटैक कर रहा है, उस पर यमन से भी हमले हो रहे हैं। सीजफायर न मानने वाला हूती इजरायल पर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। गाजा पट्टी के बाद लाल सागर अब जंग का मैदान बन चुका है। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल अब दूसरे फ्रंट पर घिर गया है। एक तरफ हमास तो है ही, दूसरी तरफ अब हूती विद्रोही इजरायल के सामने सीना तानकर खड़े हो गए हैं। इस पूरी कहानी को इस मैप के जरिए समझिए। इजरायल और यमन के बीच लाल सागर है और इसी लाल सागर के एक तरफ से यमन लगातार इजरायल को टारगेट कर रहा है, ड्रोन मिसाइल दाग रहा है। यमन ने इजरायल के इलियट शहर में तबाही का अलार्म बजाया है। ये वही जहाज है जिसे हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया था। उसी शिप पर यमन के नेवी कमांडर लाल सागर का दौरा कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि गाजा में हमला होने तक इजरायल के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। हूती विद्रोहियों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका भी इजरायल के ऊपर अटैक के बीच में आया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं, गाजा में हमले होने तक एक्शन होगा। विद्रोहियों के टारगेट पर आईडीएफ, अमेरिकी युद्धपोत पर भी मिसाइल अटैक, कुद्स 3 मिसाइल से टारगेट पर इजरायल। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों को जवाब दे रहे हैं। आईडीएफ और अमेरिका ने इसे लेकर दावा किया है। आईडीएफ ने लाल सागर में हूती की मिसाइल को गिराया, अमेरिका ने शाहिद 136 ड्रोन को गिराया। लाल सागर में इजरायल अमेरिका के जंगी बेड़े तैनात। कहा यह जा रहा है कि हूती के ड्रोन मिसाइल को अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने बर्बाद किया है तो क्रूज मिसाइल को इजरायली फाइटर ने तबाह कर दिया है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे ईरान है, जिसका खुला समर्थन हूती विद्रोहियों के साथ है। ईरान का मकसद है इजरायल की तबाही। इसीलिए एक तरफ हमास से सीज फायर वाली बातचीत भी चल रही है तो दूसरी तरफ हूती के हमले तेज हो गए हैं ताकि इजरायल पूरी तरह से उलझे और वो आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाए। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम गिराकर मलबे में तब्दील किया। गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी, विस्फोट में शिविर का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के कई रिहायशी इलाकों में इजरायल की एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट से किया भीषण हमला, हर तरफ मची तबाही। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप और पास के इलाके को इजरायली फोर्स ने उड़ाया। जवाब में आर्मी के बुलडोजर को निशाना बनाकर हमला। इजरायल लेबनान सीमा पर भीषण लड़ाई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। बॉर्डर पर आईडीएफ की पोस्ट पर भी पलटवार।
आईडीएफ का दावा, लेबनान की तरफ से इजराइल पर 50 रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं। हिजबुल्लाह ने 48 रॉकेट दागने का दावा किया। इजराइल से भीषण जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के विदेश मंत्री हिजबुल्लाह के नेता से मिले। गाजा और लेबनान के हालात पर चर्चा। राफा के रिहायशी इलाकों में कई घरों पर इजराइल के फाइटर जेट ने किया हमला। अटैक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। सीरिया के कोनिको ऑयल फील्ड में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने मिसाइल से किया टारगेट। सेंट्रल गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रेस्ट हाउस को निशाना बनाया। समंदर किनारे बना घर तबाह हुआ। हमास के साथ युद्ध के बीच में ही इजराइल ने पूरी दुनिया से हमास के नेताओं को खत्म करने का प्लान बना लिया है और इसके लिए नेतन्याहू ने जिम्मेदारी दी है अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद को। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दिया है कि दुनिया भर में हमास के नेताओं को खोजकर उसे ठिकाने लगा दे, काम तमाम कर दे, वो चाहे हानिया हो, सिनवार हो या फिर हमास के कोई बाकी नेता। नेतन्याहू ने कहा कि जितनी जल्दी हो सीक्रेट मिशन स्टार्ट करो और हमास के नेताओं को चुन चुन कर मार गिराओ, चाहे इसके लिए दुनिया के कोने कोने में खोजबीन ही क्यों न करना पड़े। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के नेता इजराइल के गुनहगार हैं, उन्हें सजा जरूरी है। इस आदेश के ठीक बाद मोसाद अपने काम पर लग गया और हमास नेताओं की लिस्ट बनाकर खोजबीन भी शुरू कर दी। इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं असल में ये सब मोसाद के टारगेट पर है। ये इस्माइल हानिया है। खबर है कि आजकल कतर में रह रहा है, लेकिन मोसाद के ऑपरेशन में हानिया की उलटी गिनती शुरू हो गई है। वैसे ही ये खालिद मशाल, जिसे इजराइल अपना दुश्मन मानता है, कहा जा रहा है कि मशाल आजकल गाजा को छोड़कर अपना ठिकाना बेरूत में बना लिया है। याहिया सिनवार भी मोसाद के टारगेट पर है। कहा जा रहा है कि सिनवार दक्षिणी गाजा में छिपा है। वैसे ही ये मारवान इस्सा है, इसकी खोजबीन भी तेज कर दी गई है। मोसाद मानता है कि इस्सा गाजा को छोड़कर कहीं और रह रहा है। मोहम्मद डेफ को हमास का मास्टरमाइंड ही कहा जाता है, ये भी मोसाद के टारगेट पर है। इनके अलावा इस तस्वीर में हमास के 20 नेता दिख रहे हैं। इनमें कुल 7 अब तक मारे जा चुके हैं और जो बगैर सर्किल के हैं, मोसाद और आईडीएफ उनके पीछे है। कहते हैं कि नेतन्याहू को मोसाद पर काफी भरोसा है, आज से नहीं काफी पहले से। इसलिए इस बार फिर से मोसाद को 5 दशक पहले जैसा ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया गया है। कहा जाता है कि मोसाद जब कभी किसी ऑपरेशन को शुरू करता है तो उसका सफल होना तय माना जाता है। इसीलिए मोसाद को किलर एजेंसी भी कहते हैं। आपको याद होगा म्यूनिक में क्या किया था। म्यूनिक अटैक के बाद इजराइल ने टारगेट करके एक एक टेररिस्ट को खत्म किया था। अब इजराइल ने यह मन बना लिया है कि मोसाद के ऑपरेटिव्स जो हैं हमास को नहीं छोड़ेंगे और हमास को भी इस बात का पता है। आइए जरा ये फैक्ट देखते हैं। हमास के पीछे किलिंग मशीन मोसाद के चीफ कतर में, वहीं पर अभी बातचीत चल रही है। ये देखिए, नेतन्याहू को मोसाद पर काफी भरोसा है। इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे कि मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। इतिहास गवाह है कि मोसाद का ऑपरेशन कितना भयानक होता है। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया। इजराइल के कुल 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद कहानी देखिए। उसके बाद मोसाद ने बदला लेने का फैसला किया। फिर क्या हुआ और मोसाद को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया था राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे का प्लान बनाया। दुश्मन को मारने के लिए 5 टीमें बनाई गई। 20 से 25 दुश्मनों की लिस्ट बनी। यूरोप से मध्य पूर्व के देशों में दुश्मन छिपे थे। 12 साल तक मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन चला। 12 साल इटली, फ्रांस, लेबनान तक ऑपरेशन चलाया गया। बेरूत में 3 मास्टरमाइंड को मारा गया। मारने से पहले हर दुश्मन को संदेश भेजा, हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। मोसाद का आपको एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है अगली रिपोर्ट जानकारी देने से पहले। इजराइल की सरकार बदल जाए, इजराइल का प्रधानमंत्री बदल जाए, लेकिन मोसाद के जो डायरेक्शंस हैं, जो पॉलिसी है, जो ऑपरेशनल तरीके हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। मोसाद इंडिपेंडेंटली सरकार के काम करता है अपनी पॉलिसीज के ऊपर। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की हुई है उसकी एक बड़ी वजह ईरान है। ईरान ही वो देश है
जो लेबनान से लेकर इराक, सीरिया और यमन तक मिलिशिया संगठनों को हर तरह की मदद पहुंचा रहा है। गाजा पट्टी में 48 दिन से विध्वंसक लड़ाई चल रही है। तो इजराइल की उत्तर सीमा पर स्थित लेबनान से हिजबुल्लाह ने दूसरा मोर्चा खोल रखा। तीसरा फ्रंट यमन में हूती विद्रोहियों ने खोला हुआ। चौथा फ्रंट सीरिया में एक्टिव है, जहां कई मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले कर रहे हैं। और पांचवा मोर्चा इराक में परेशान कर रहा है। ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन लगातार अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इराक और सीरिया में एक्टिव संगठनों में से अमेरिका को बड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले 48 घंटे के दौरान इराक में अमेरिका और मिलिशिया संगठनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने बीते 2 दिन में मिलिशिया संगठनों के ठिकानों और कमांड सेंटर पर विध्वंसक हवाई हमले किए। इन हमलों में मिलिशिया संगठनों के कई लड़ाके मारे गए। अमेरिका के हवाई हमलों के बाद इराक में नए संघर्ष की शुरुआत होने का खतरा बढ़ गया। इसी के बाद इराकी सरकार ने अमेरिका को गंभीर चेतावनी दी। ये इराक में हो रहे धमाकों की सबसे नई तस्वीरें हैं। इराक के मिलिशिया संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी फोर्स के काफिले को निशाना बनाया। ये हमला अमेरिकी कब्जे वाले इलाके मौसूल डैम के पास हुआ। धमाके में काफिले की एक कार के परखच्चे उड़ गए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हमले में अमेरिका के 10 सैनिक घायल हो गए। इससे पहले ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिका के इरबिल बेस पर ड्रोन अटैक किया था। ऐसा ही बड़ा हमला अमेरिकी सैन्य अड्डे अल असद पर ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने किया था। कताइब हिजबुल्लाह ने अल असद बेस पर 2 रॉकेट दागे थे। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। अब अमेरिका इन मिलिशिया संगठनों पर जवाबी हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटे में अमेरिकी फोर्स ने चुन चुनकर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बगदाद के दक्षिण में जुर्फ अल नस्र पर कल रात जबरदस्त हवाई हमले किए। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल ने ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन कताइब हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह कर दिया। अमेरिकी हमले में कताइब हिजबुल्लाह के 8 लड़ाके मारे गए। इराक से इन लड़ाकों की ताबूत वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अमेरिका के विध्वंसक हमलों से मिलिशिया संगठनों के साथ साथ इराक की सरकार भी बेचैन हो गई है। इसी के बाद इराक सरकार के प्रवक्ता बासम अल अब्दी ने 2-3 दिन में हुए अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसे हमलों से इराक की स्थिरता को खतरा है। इराक ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगा। इराकी सरकार के प्रवक्ता की बातों को गौर से देखें तो इराक सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन के लड़ाकों की मौत के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों में कमी आएगी या हमले पहले से ज्यादा तेज हो जाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 66 हमले हुए। इनमें 32 हमले इराक में हुए, जबकि 34 हमले सीरिया में हुए। इराक और सीरिया में हुए इन हमलों में अमेरिका के 62 सैनिक घायल हुए। अल शिफा अस्पताल के बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा अस्पताल के हेड को आईडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर को, अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बड़ी खबर है। आतंकवाद के आरोपों में पूछताछ के लिए भेजे गए। अल शिफा में हमास के ठिकाने होने का दावा है, लेकिन अब हम आपको हमास का सुरंग लोग दिखाने जा रहे हैं। वो सुरंग जिसमें छिपकर हमास बार बार इजराइल पर हमले कर रहा है, खून की होली खेल रहा है, पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा है। उस जगह हमास कैसे रहता है, कैसे वो अपने प्लान को अंजाम देता है, इजरायली सेना के लिए सुरंग में कौन से खतरे हैं, इन सब का हम खुलासा करेंगे। स्क्रीन पर जो वीडियो सबूत आप देख रहे हैं वो हमास की उसी सुरंग के हैं। अल शिफा अस्पताल के नीचे ये सुरंग मिली है जो बेहद हाईटेक और आलीशान है। इसके अंदर सारी आधुनिक सुविधाएं, जिसकी तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को तबाह करने में जुटी आईडीएफ की आंखें तब फटी रह गईं जब उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे का ये नजारा देखा।
כאן ממש לוחמי צה"ל הלכו בפעם הראשונה במלחמה. दावा है कि ये हमास की सुरंगों का जाल है जिसके अंदर दर्जनों कमरे बने हैं। सुख सुविधाओं का सारा इंतजाम है। इजरायली सेना ने इस पाताल लोक का पूरा वीडियो बनाया और यहाँ मौजूद एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताया। आधुनिक तकनीक से बने इस टनल में ठंडक बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनर लगे हैं। 40 मीटर लंबे इस सुरंग में रेस्ट रूम है, टीवी रूम है, बिजली की लगातार सप्लाई की व्यवस्था है, खान पान तैयार करने के लिए रसोई है, बाथरूम है जिसमें पश्चिमी शैली के टॉयलेट लगे हैं। यानी ऊपर अस्पताल और नीचे सुरंगों का जाल, जहां हर वो चीज मौजूद है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आईडीएफ की गिफ्ती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी धावा बोला। ब्रिगेड को यहां से एक सुरंग मिली जो 50 मीटर गहरी और 7 मीटर चौड़ी थी। यहां रॉकेट भी बनाए जा रहे थे। ये टनल एक सिविलियन के घर में बनी हुई थी और अल शिफा अस्पताल तक जाती थी। ये सुरंग लगातार एक्टिव थी और इसमें हमास लड़ाके लगातार आवाजाही कर रहे थे। Goes and goes. And then you can see the structure that we already seen of the staircase. A spiral staircase going down into the tunnel that we saw outside the Shifa hospital. And this direction also brings us to areas which is different from the Shifa hospital, meaning one direction goes to the Shifa hospital, other directions go to different places, different location. इन सुरंगों की खासियत यह है कि इसके अंदर कई जगह विस्फोटक वाले दरवाजे लगे हैं जिनको मौका लगने पर विस्फोट से उड़ाया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता था जब सुरंगों पर दुश्मन का अटैक हो, लेकिन हमास कोई कदम उठाता उससे पहले ही इजरायली सेना ने इन सुरंगों में धावा बोल दिया। הגענו לדלת הדד שצה"ל היה צריך לפתוח אותה, יש כאן חרך של ירי, היה צריך לפרוץ את הדלת. आईडीएफ ने हमास के करीब 400 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया, जो उसके लड़ाकों के बचने और हथियारों के छिपाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। इजराइल शुरू से कहता रहा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के ठिकाने बने। बाकायदा उसने एनिमेशन वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे अस्पताल के नीचे हमास के दफ्तर बने, उसका कमांड सेंटर बना हुआ है, कैसे उसके लड़ाके वहां हथियार लेकर तैनात हैं, और इसी का वीडियो सबूत अब आईडीएफ एक एक करके पेश कर रही है। इजराइल की सेना ने इस बात का भी प्रमाण दिया है कि अस्पताल के अलावा हमास कैसे धार्मिक स्थलों से भी ऑपरेट कर रहा था। נכנסים כרגע למסגד, מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס. गाजा में पहली बार हमास की मिसाइल लैब सामने आई जो एक धार्मिक स्थल की सुरंग में बनी हुई थी। आईडीएफ के जवानों ने जब इस धर्म स्थल पर छापा मारा तो अंदर का सीन देखकर हैरान रह गए। अंदर हथियारों के अलावा सोफा लगा था, पंखे लगे थे और दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड टंगा था। פה אפשר לראות על הלוח. हमास की ये मिसाइल लैब भी इस धार्मिक स्थल की सुरंग में बनी हुई थी। अंदर जगह जगह मिसाइल के शेल पड़े हुए थे, बारूद का ढेर था। बताया गया कि मिसाइल का सामान बाहर से लाकर यहां असेंबल किया जा रहा था। हमास की इस फैक्ट्री में बेहद गुप्त तरीके से काम होता था, जिसकी देखरेख हमास के टॉप कमांडर्स करते थे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने का टारगेट होता था। यहाँ मोर्टार और थर्मोबैरिक बम बनाए जाते थे। इस टनल से रॉकेट लॉन्चर और टनल शाफ्ट भी बरामद हुए। हमास को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए बहुत तेजी से मिसाइल बनाने के काम में हमास जुटा हुआ था। हमास की मिसाइल लैब में 7 अक्टूबर से पहले मिसाइलें बन रही थी। यहाँ घातक मिसाइलें बनाने के लिए रोज नए नए प्रयोग और नए नए रिसर्च किए जा रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस लैब में काम रोक दिया गया और यहाँ काम करने वाले लड़ाके अंडरग्राउंड हो गए। माना जा रहा है कि मिसाइल और दूसरे घातक हथियारों के रॉ मटेरियल और बारूद ईरान से मंगाए गए थे। धर्मस्थल के अलावा गाजा में दूसरी जगह से भी इजरायली सेना ने हथियार मिलने का दावा किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के छापे में अल शिफा अस्पताल से हथियारों का जखीरा मिला। ये हमास के वेपन है, इनमें भारी मात्रा में राइफल है, गोलियां हैं, बम है और हथगोले हैं। इनके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, बैग है जो भारी संख्या में बरामद किए गए हैं। जब से इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है तब से एक बात कही जा रही है, जब तक टनल नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाता तब तक हमास के खिलाफ जीत मुश्किल होगी। इसीलिए अब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। इजरायल का यह प्लान गाजा पट्टी के टनल नेटवर्क को
हमास की कब्रगाह बना देगा। युद्ध के 48वें दिन इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ एक ऐसा हथियार लॉन्च कर दिया है जो हमास को उसके सबसे मजबूत किले में घेर कर मार देगा। हमास को सुरंगों से निकालने या फिर डुबाकर मारने के लिए इजरायली सेना ने ऑपरेशन फ्लड शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों में बाढ़ लाने के लिए उत्तरी गाजा में बड़े बड़े पंप लगाए हैं। हमास की सुरंगों के मुहाने तक पाइप बिछा दिए गए हैं। पानी के इन पाइप का एक सिरा भूमध्य सागर से जुड़ा है। भूमध्य सागर से पानी खींचकर हमास के सुरंगों में भरा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जो हमास इजरायली सेना की भीषण बमबारी से खत्म नहीं हुआ, वो ऑपरेशन फ्लड से कैसे खत्म होगा? दरअसल इजरायली सेना का फोकस उन सुरंगों पर है जहां हमास ने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। आईडीएफ उन सुरंगों में पानी भर रहा है जहां जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, जहां हमास ने हथियार रखे हैं। आईडीएफ चाहता है कि सुरंगों में इतना पानी भर दिया जाए जिससे हमास के लिए काम करना मुश्किल हो जाए और फिर एक एक करके हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकले। यही वो वक्त होगा जब इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी। इजरायली सेना के ऑपरेशन फ्लड की खबर ने हमास के लड़ाकों की बेचैनी बढ़ा दी है। इधर ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, उधर हमास के लड़ाकों की सुरंग से भागने की तस्वीरें आने लगी। ये तस्वीरें गाजा के शाती कैंप के पास की एक सुरंग की है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के हथियार बंद लड़ाके टनल से बाहर निकल रहे हैं और फिर हाथ ऊपर करके इजरायली सेना के सामने सरेंडर करते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। शाम को हमास 13 बंधकों की रिहाई करेगा, जिसमें पहले महिलाएं होंगी। हालांकि सीजफायर की शुरुआत आज से होनी थी, लेकिन सीजफायर को लेकर बात नहीं बन पाई। सवाल है कि जिस डील के पीछे अमेरिका था, वो आज संभव क्यों नहीं हो सकी? जिस युद्ध विराम के लिए अमेरिका से कतर तक टॉप लीडर्स कई दिन माथापच्ची करते रहे, वो सीज फायर लागू नहीं हो पाया। सवाल है कि आखिरी वक्त पर इजराइल पीछे क्यों हटा? क्या हमास की नई शर्तों ने नेतन्याहू को फैसला बदलने के लिए मजबूर किया, या फिर इजराइल और हमास दोनों नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो? 4 दिन का सीज फायर सुबह 10 बजे से लागू होना था, लेकिन जो खबरें सामने आई उनके मुताबिक सीज फायर कोई नहीं चाहता था, न इजराइल न हमास। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की 5 बड़ी वजह समझिए। पहली वजह, इजराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए ही नहीं। दूसरी वजह, हमास ने आखिरी वक्त पर शर्तें बदलकर डील को उलझा दिया। तीसरी वजह, हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं दी गई। चौथी वजह, नेतन्याहू को समझौते को लेकर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और पांचवी वजह है, अभी समझौते के खिलाफ इजरायली सैनिक भी उतर आए हैं। सीज फायर का सबसे तीखा विरोध इजराइल की मिली जुली सरकार में शामिल ओज्मा यहूदित पार्टी कर रही है। सरकार में शामिल 2 मंत्री खुलकर समझौते की खिलाफत कर रहे हैं। समझौते का विरोध इजरायली सेना भी कर रही है। जैसे ही समझौते की खबर आई, गाजा में युद्ध लड़ रहे इजरायली सैनिकों ने एक वीडियो जारी करके सीज फायर का विरोध कर दिया। החטיבה שלחמה בכל חזיתות מלחמות ישראל, ממלחמת העצמאות עד למלחמת חרבות ברזל. אנו נלחמים בצפון הרצועה עד החל מאותה השבת השחורה. משרתים כאן לוחמים המגויסים בצו 8 בפעם הרביעית בחזית. इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि वो लड़ने आए हैं, ऐसे में सरकार सीज फायर क्यों कर रही है? इजरायली सैनिक सीज फायर को हमास की जीत और इजराइल की हार बताकर अपना गुस्सा जता रहे हैं। हमास के साथ युद्ध विराम समझौता नेतन्याहू की सरकार के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार याकोव आमीड्रोर ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार ने कहा है कि इजराइल हमास में युद्ध विराम लंबा नहीं टिकेगा और अगर सीज फायर लंबा खिंचा तो नेतन्याहू सरकार गिर जाएगी। और अब बात युद्ध विराम की आड़ में हमास के खतरनाक प्लान की। इजराइल का आरोप है कि युद्ध विराम के बहाने हमास लीडर याह्या सिनवार बड़ा गेम करने की कोशिश में, दुनिया के सामने नए पत्ते फेंक कर आईडीएफ पर दबाव बनाने की कोशिश में। याह्या सिनवार ने कि जिस खतरनाक प्लान की बात इजराइल कर रहा है वो क्या है, इस रिपोर्ट में।
एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ युद्ध विराम की आड़ में हमास का खतरनाक प्लान। इजराइल का आरोप गंभीर है और यह आरोप है हमास लीडर याह्या सिनवार पर। इजराइल का कहना है कि सिनवार ने कुछ खतरनाक प्लान बनाए हैं जिसे युद्ध विराम के बहाने वो लागू करना चाहता है। मतलब इजराइल साफ साफ मानता है कि हमास युद्ध विराम की बात कहकर छलावा का खेल खेलना चाहता है। आरोप ये कि जैसे ही युद्ध विराम होगा, हमास के नेताओं को गाजा के दुर्दशा के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद मिलेगी और इसका असर ये होगा कि इजरायली सेना के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। आरोप ये भी है कि युद्ध विराम के बाद हमास आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को डिले करना चाहता है। मतलब इजराइल को यह लगता है कि युद्ध विराम से हमास को बड़ा फायदा होगा और इसके पीछे कई तर्क भी हैं। यरूशलेम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक इजराइल को इस बात का अंदेशा है कि हमास अभी युद्ध विराम के इंतजार में है। युद्ध विराम होगा तो दुनिया के कई देशों से गाजा में मदद की खेप आएगी। दुनिया के कई देशों से एजेंसियां गाजा पहुंचेंगी। ऐसे में आईडीएफ यानी इजरायली सेना बड़े हमले नहीं कर पाएगी। इस सब के बीच हमास के पास अपने लड़ाकों को फिर से एकजुट करने का भी मौका होगा, जो इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वक्त मिलेगा और आईडीएफ पर दबाव बढ़ेगा तो इस आड़ में हमास कुछ बड़ा भी कर सकता है। सिनवार को सीजफायर का इंतजार है तो हमास का अड्डा पता करने के लिए इजराइल ने एक नई तिकड़म लगाई। अमेरिका समय समय पर मेडिकल टीम और सहायता समूह का जीपीएस लोकेशन इजराइल से शेयर करता है ताकि राहत दल गोलीबारी का शिकार न हो। अब आईडीएफ उन जीपीएस को ट्रैक करके हमास के ठिकानों का पता करने में जुट गई है। यही वजह है कि गाजा के अस्पतालों पर इन दिनों जमकर बारूद बरस रहा है। गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। लेकिन हमास के ठिकाने का पता लगाने में आईडीएफ अभी तक नाकाम रहा है। परेशान इजराइल ने अब नया पैंतरा आजमाया है। अमेरिका ने इजराइल को गाजा में काम कर रहे सहायता समूहों और मेडिकल टीम्स की लोकेशंस दी, जिसका मकसद था कि इजरायली डिफेंस फोर्स इन जगहों पर बमबारी नहीं करेगा। लेकिन इसके उलट इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार इन्हीं जगहों को निशाना बना रही है और जमकर बमबारी कर रही है। आईडीएफ ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी एक खास वजह बताई जा रही है। इजराइल के मुताबिक हमास मानव ढाल की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देता है। अस्पतालों के नीचे बनी सुरंग हमास के ठिकाने हैं। जीपीएस लोकेशन की मदद से मेडिकल टीमों पर हमले की विशेष रणनीति बनाई गई है। अमेरिका पिछले 1 महीने से सहायता समूहों की जीपीएस लोकेशन इजराइल को दे रहा है, लेकिन उसकी नो स्ट्राइक की लिस्ट पर इजराइल कोई अमल नहीं कर रहा। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सब कुछ इजराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश है। दरअसल यूएस ने नो स्ट्राइक जोन की लिस्ट देकर इजराइल को यह बताने की कोशिश की कि कहां-कहां पर बमबारी करनी है। वजह जो भी हो, गाजा पट्टी के 36 अस्पतालों में से 20 अब काम नहीं कर रहे। संयुक्त राष्ट्र की सख्त हिदायत है कि अस्पताल जंग के मैदान नहीं बन सकते, लेकिन हिदायत भी फिलहाल बेअसर है। और आइए अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म। 25 नवंबर को 200 सीटों पर मतदान। राजसमंद की रैली में बोले पीएम मोदी, चुनाव में कांग्रेस को सजा मिलेगी। राजस्थान के प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में किया रोड शो। तंज करते हुए बोले, भ्रष्टाचार का यह आलम का कि दिवाली में लाल डायरी नहीं बिकी। गहलोत का जवाब, लाल डायरी बीजेपी की साजिश। यूपी के मथुरा में पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्मस्थान मंदिर में की पूजा। ब्रज रज महोत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल। पीएम मोदी ने मीराबाई के जन्मोत्सव पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। 525 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी पर दिए बयान पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। ईसी ने 25 नवंबर तक मांगा जवाब। उत्तरकाशी की सिल 11 टनल में ड्रिलिंग का काम रुका। कल सुबह 6 बजे फिर शुरू होगा ड्रिलिंग का काम।
कल दोपहर तक 41 मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद है। दिल्ली के वेलकम इलाके में खौफनाक मर्डर, 350 रुपए के लिए नाबालिग की निर्मम हत्या। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। विश्व कप फाइनल के 4 दिन बाद फिर आमने सामने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। विशाखापट्टनम में पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 209 रनों का लक्ष्य। 10 ओवर में खो दिए 2 विकेट खोकर टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार। 10 बजे पुतिन की एटमी सरमत, क्रीमिया संकट, गाजा कवच।